बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टिकल ऑर्बिट्स एंड ड्रिफ्ट मोशन ऑफ प्लाज्मा। कि हमारे पास एक प्लाज्मा है और हमने उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो फिर देखेंगे कि प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह का मोशन शो करते हैं, वो किस तरह से मूव करते हैं, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो पार्टिकल ऑर्बिट से मुराद उनका पाथ और ड्रिफ्ट मोशन, उसके अंदर किस किस्म का वो किस तरह से वो मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर लॉरेंस फोर्स लगती है, जिसका फार्मूला ये है। और हम बेसिक इस जो लेक्चर के 3 केसेस हैं इस टॉपिक के। पहला केस जो हमारे पास है उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम एज्यूम कर रहे हैं ज़ीरो है। तो दूसरे केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। और तीसरे केस में होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है लेकिन फिर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो ये 3 केसेस पे हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज़ीरो है तो फिर लॉरेंस फोर्स में ई को हम ज़ीरो पुट कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करते हुए F=m में, तो F की जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा तो मेरे पास इतना ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है वो सिर्फ जेड की डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में हमने क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हम एक एक्सिस के अलोंग उसको एज्यूम करें कि वो जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है। तो उसी फार्मूला में, लास्ट वाले फार्मूला में हम जो V×B था हमारे पास, यहाँ पे V×B था, इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बी के बाकी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के ज़ीरो हो गए और सिर्फ जी वाला जो कंपोनेंट है उसको हमने बोल दिया कि वो एक कंपोनेंट है और वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है। और ये वेलोसिटी के बाकी 3 कंपोनेंट, उसको क्रॉस प्रोडक्ट को हमने इस मॉडुलस की फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका आपको सॉल्व करना आता है। उसके बाद एक्सेलरेशन को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन के भी 3 कंपोनेंट होंगे, एक्स, वाई और जी। और हर कंपोनेंट को ax जो है मेरे पास एक्स वाला जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, उसको dv/dt लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से इसको भी एक्सपेंड कर दिया इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अब दोनों तरफ कंपेयर अगर हम कर लें, i वाला कंपोनेंट i वाले के बराबर होगा, j वाला कंपोनेंट j वाले के बराबर होगा और k वाला कंपोनेंट यहाँ k नहीं है तो वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, पहली इक्वेशन, दूसरी और तीसरी। और चूंकि हमने पहले बात कर चुके हैं एक और दूसरी 1 नंबर और 2 नंबर इक्वेशन के, तो यहाँ पे ये 3, 4 और 5 ये 3 करस्पॉन्डिंग इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ किया हमने और उसका एक और डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इक्वेशन नंबर 3 का दोबारा से हमने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू टी। और इसके बाद क्या होगा, उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 से dy/dt की वैल्यू हम निकालेंगे और फिर जिस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव लिया था उसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास कुछ ये आ जाएगा, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। और ये जो हमारे पास एक टर्म आ रही है इसको मैं उधर ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगी, और ये जो टर्म आ रही है इसको हमने इक्वल कर दिया ओमेगा स्क्वायर के, और ये ओमेगा स्क्वायर कहलाती है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो ये इसके अगर हम डायमेंशन निकालें तो ये फ्रीक्वेंसी की हमें डायमेंशन देती है। तो इसको हम बोल देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, और ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, ये भी बोला जा सकता है। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया। इसके बाद इसकी जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन गया। और हमें पता है ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये है। बेसिक इसके 2 रूट निकलते हैं, आयोटा की फॉर्म में निकलते हैं, प्लस आयोटा ओमेगा और माइनस आयोटा ओमेगा। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाला जो कंपोनेंट है, नेगेटिव वाला जो रूट है उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि पार्टिकल सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और रिवर्स में नहीं है। तो बी वाला जो कॉन्स्टेंट हमने उसको निगलेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो हमारे पास ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अब ये अगर हम बोल रहे हैं कि ये इसका सोल्यूशन है तो इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 3 में। जो इक्वेशन हमने निकाली थी 3 इक्वेशन कंपोनेंट्स को कंपेयर करके, उस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, जब डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, जो ओमेगा यहाँ पे हमने ये पुट किया हुआ है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास Vy की वैल्यू आ जाएगी। ये बहुत सिंपल है, आप इसको करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने से पावर का भी डेरिवेटिव लेंगे तो ओमेगा स्टार्ट में आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो एम क्यू और बी नॉट ये कट जाएंगे जब आप ओमेगा पुट करेंगे। तो उसके बाद ये आपके पास वाई आ गया।
इस इक्वेशन को नाम दे दिया 7 और इसको नाम दे दिया 8, जो वी और वी एक्स और वी वाई हमारे पास आया हुआ है। अब क्योंकि ये आयोटो की फॉर्म में है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। इनके रियल पार्ट्स अगर हम लें, क्योंकि वेलोसिटी तो रियल होगी, वो इमेजिनरी डायरेक्शन में नहीं है, तो वो रियल, इन दोनों इक्वेशन के रियल पार्ट हम यूज़ करेंगे। तो रियल पार्ट इसका क्या होगा, तो इनके रियल पार्ट कैसे निकालेंगे हम? हमें पता है कि ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी या ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हम इमेजिनरी पार्ट को ख़त्म कर देंगे और रियल पार्ट सिर्फ जो कोस थीटा वी के साथ, वी के लिए, तो उसको हमने लगा दिया यहाँ पे। और इसी तरह से जो ये वाली इक्वेशन है, इसका भी जब हम निकालेंगे इमेजिनरी पार्ट और दूसरे पार्ट को जब अलग-अलग करेंगे, तो वहाँ से हमारे पास ये वाला कंपोनेंट जो उसका बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे कोस के साथ आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा आयोटा ये साथ में एक माइनस आने वाला है, तो ये हमारे पास आ जाएगा और ये माइनस साइन इसके साथ एक आ जाएगा। और फिर ये वाला पार्ट इसका हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ आयोटा होगा और यहाँ पे आयोटा आयोटा या -1 हो जाएगा आयोटा स्केयर की वजह से। और फिर ये हमारे पास इसका ये रियल पार्ट आ गया। अब दोनों का स्केयर करके ऐड कर दें अगर इन दोनों इक्वेशंस को, तो वी एक्स स्केयर और वी वाई स्केयर, और दूसरी तरफ क्या होगा, ए स्केयर कोस स्केयर थीटा और साइन स्केयर ओमेगा टी, तो ये दोनों तो 1 हो जाएंगे आपस में, और ये दोनों तो 1 हो जाएंगे। और ये माइनस कहाँ जाएगा, जब स्केयर आप करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और ए स्केयर मेरे पास आ जाएगा। ये हम वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं, तो जब वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर भी वेलोसिटी ही आएगा, तो मतलब ए हमारे पास कोई किसी वेलोसिटी के इक्वल है, और वो वेलोसिटी हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये वेलोसिटी जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। मतलब ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए हमारे पास किसी वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट जो है। इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशंस में, दोबारा ऊपर वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो यहाँ से अब आगे क्या है, v हमें पता है v वेलोसिटी है, जो x कंपोनेंट है तो dx ओवर dt के इक्वल है, v y है तो ये dy ओवर dt के इक्वल है, तो ये इतना हमारे पास आ गया। अब इनको क्या करेंगे, दोनों तरफ इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेट करने से क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास dx ओवर dt है तो ये x हो जाएगा, कोस की इंटीग्रेशन मेरे पास साइन हो जाएगी और साथ में कोई कांस्टेंट आने वाला है, इसकी इंटीग्रेशन भी हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद कॉन्स्टेंट्स को इधर लाके मैं अगर माइनस कर दूं और यहाँ से ये कॉन्स्टेंट इधर लाके माइनस कर दूं और फिर दोनों का स्केयर करके फिर इन दोनों को ऐड कर देना, जैसे यहाँ पे ऊपर हमने किया था। इसी तरह से इन दोनों इक्वेशंस का स्केयर करके अगर इनको ऐड कर दें तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आ जाती है। और ये इक्वेशन बेसिक एक सर्कल की इक्वेशन है जिसमें हमारे पास यहाँ पे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और इक्वल्स टू आर स्केयर, तो ये एक सर्कल की इक्वेशन हमारे पास आ गई जिसमें ये हमारे पास रेडियस के बराबर है, आर इक्वल्स टू वी ओवर ओमेगा, ओमेगा की अगर वैल्यू पुट कर दे तो एम ओवर क्यू बी, तो ये एम क्यू के ऊपर हमने मॉड लगाया हुआ है, हम यहाँ पे पॉजिटिव जो है चार्ज यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो अगर क्यू नेगेटिव भी होगा तो ये स्केयर उसको पॉजिटिव कर देगा, तो मतलब ये क्यू पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये आर की वैल्यू आ गई, ये रेडियस है और इसको बोलते हैं नॉर्मल रेडियस। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। और इक्वेशन नंबर 5 जो हमने कंपोनेंट्स को कंपेयर करके निकाली थी, वहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आई थी डी वी जेड ओवर डी टी, तो जो इसका डेरिवेटिव इक्वल्स टू है 0 के, तो मतलब ये 0 है, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वी जी बराबर आ जाएगा कांस्टेंट के, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और बाकी जो दो एक्सिस हैं वाई और जी उसमें उसकी जो मोशन शो कर रहा है वो एक सर्कल की तरह मूव कर रहा है। तो ये बेसिक इसका ये दो इक्वेशन के कम्बिनेशन से हमें ये मोशन पार्टिकल का मिल रहा है कि पार्टिकल ऐसे सर्कल में मूव भी कर रहा है और साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, क्योंकि जेड की डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड मानी थी और जेड की डायरेक्शन में ही जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है पार्टिकल, तो इस तरफ को वो पार्टिकल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्स वाई प्लेन में वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये हेलिकल मोशन पार्टिकल जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट हो तो फिर पार्टिकल कैसा, प्लाज्मा के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसा मोशन डिस्क्राइब करेंगे, जो कैसा बिहेवियर
शो करेंगे वो हेलिकल मोशन होगा। तो ये इस केस में फर्स्ट केस में है। इसके बाद हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे और फिर थर्ड केस। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उम्मीद है कि आपको इसका अच्छे से समझ आई होगी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको समझ आई।